बहुत दिलचस्प है। पिछले 3 हफ्तों से लगातार हम अलग अलग वक्त पर आसाराम पर बहस कर रहे हैं। कई मेहमान, हालांकि जैसे मैं कहूंगा कि कुछ आसाराम के समर्थक, कुछ विरोधी, तो कुछ लोगों को एतराज होगा। और इंदिरा जी हमारे बगल में जैसे समर्थन की बात सुनती है कि समर्थन में इन्हें हम समर्थक की कैटेगरी में रखते नाराज होती है, लेकिन जब ये बोलेंगी आप खुद समझिए कि समर्थन में, विरोध में। चलिए आप आसाराम के बारे में बोले पहले। अंजुम जी, दर्शक बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि उनको वस्तु स्थिति का ज्ञान कराया जा रहा है। अब आप एक ही तरह से देखिए, आपको एक मामले में तो आसाराम जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आप 1 महीने से न्यूज चला चला के आपका टीआरपी बढ़ गया। ये इस धन्यवाद के पात्र है, वो इस धन्यवाद के वो पात्र है। नहीं, अब आप हमको समर्थक कहते हैं तो नहीं गलत, और मैं आपको कहूँ कि आप धन्यवाद के पात्र हैं तो आप स्वीकार नहीं करते, ये गलत है। ये गलत है, दोनों चीज स्वीकार करिए। आप ही का नहीं ना चलेगा, सिर्फ आपे और मीठा मीठा तो हमारे मुंह में गप गप, और कड़वा कड़वा दूसरे के मुंह में, ये नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल आप खुश हो लीजिए। चलिए नहीं, हम नहीं खुश, हम क्यों होंगे खुश? तो उनके भक्तगण होंगे, जब भक्तगण होंगे, जब अभी उन्हें जमानत नहीं मिलेगी तब। नहीं, अब ये देखिए, अब आप स्वयं ही न्यायाधीश हो जा रहे हैं। हमने चैनल को कोर्ट बना दिया है, 3 बार, यहीं पे आप जिरह कर रहे हैं। 3 तारीखों पर जिरह कर चुके हैं, 3 तारीखों पर उनकी जमानत खारिज हो चुकी है। अरे महाराज, उसकी प्रक्रिया वो अदालत कर रही है। नहीं तो अदालत की उसकी प्रक्रिया क्या? आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट कोई रिपोर्ट नहीं है? कोई नहीं है, वो अदालत का ही हमको इंतजार करना होगा, इसलिए आपको हमने बिठा रखा है। देखिए, लालू जी का 17 साल आपने, लालू जी का 17 साल आपने इंतजार किया, और लालू आजम चलाया, लालू का अंदाज चलाया। लेकिन एक कैसे जो आरोपी है, एक आपको बता दें, लालू यादव का आप नाम ले रहे हैं, रशीद मसूद के मामले में 22 साल पुराना मामला, 91 का मामला है। लेकिन ऐसे नहीं चलाया, ऐसे नहीं चलाया जैसे ये चल रहा है 1 महीने से। ऐसे नहीं चलाया जैसे ये 10 महीने से ये चल रहा है। जैसे ये ऐसे नहीं चलाया, 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 चलाया जा रहा है, ऐसे नहीं चलाया, विषय चलाया तो मेरे ख्याल में गलत नहीं है, और शायद इसी से ही क्या लगता है लालू जी के जमाने में जो कुछ हुआ है, तो पॉलिटिकल बयान दे रही हैं आप। अभी तो आई आसाराम के समर्थन में, लगता है आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कांग्रेस से? मैं तो किस पार्टी से? नहीं, मैं तो हिंदू महासभा की, ये देखिए, हिंदू महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस के थे, उनके द्वारा ये स्थापित पॉलिटिकल प्रीमियर पार्टी है। बात कहीं और जाएगी। जी कहना चाहता हूं, अभी जो एक बार मैं थोड़ा लीगल समझना चाहता हूं राखी, कि क्या कुछ हो सकता है अदालत में। जो रवैया हाईकोर्ट का, कि हाईकोर्ट ने टाल दिया और 15 दिन 14 दिन की डेट दे दी, और 3 बार लोअर कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी। क्या लगता है आपको इस केस में कितनी संभावना है, कितनी गुंजाइश है आसाराम को राहत मिलने की? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से जो जैसे प्रोसिक्यूशन ने स्टेटमेंट दिया है अपना, जो और भी एविडेंस है, उससे पहले बेल रिजेक्ट होगी, इसका मतलब प्रायर फिशाई केस उनके अगेंस्ट है, तो ये पॉसिबिलिटी उनकी आगे बेल मिलने की बहुत ही डिम है। उसके अलावा ये भी देखना होगा, जज को थ्रेटनिंग मिल रही है, प्रोसिक्यूटर्स की कहते हैं फैमिली को थ्रेटनिंग मिल रही है, तो ऐसे केसेस में उनको बेल देके उन लोग की लाइफ में डेंजर हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी बहुत डिम है। उसके अलावा जो डिफेंस काउंसिल है, वो कह रहे हैं वो लड़की मेंटली अनफिट है, उसे मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसका कोई बेसिस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही शर्मनाक है। उसके अलावा कोई प्रूफ भी नहीं था उनके पास। एक मिनट, इसकी निंदा करती है जो दलील, शर्मनाक दलील अदालत में दी गई एडवोकेट के द्वारा, बड़े वकील राम जेठमलानी और आसाराम और नारायण साईं पहले ही कर चुके। उस लड़की का इल्जाम है, अब उसको मानसिक तौर पर विक्षिप्त करार कर देना या अट्रैक्ट होती है, ऐसी बातें आप पहले इसकी निंदा करती हैं या नहीं? इसी से तय हो जाएगा कि आप समर्थन में विरोध में? नहीं, अब फिर आप समर्थन विरोध पहले बयान दीजिए, मैं उसको वापस लेता हूं। आप वापस लीजिए अपने, पहले आप बताइए। अब मुझे बोलने दीजिए महाराज, मुझे बोलने तो दीजिए। बड़ी विनम्रता से मैं आपसे बोल रही हूँ, आप मेरे दुश्मन थोड़ी ना। नहीं, बोलिए जी। मैं तो आपको धन्यवाद देती हूँ, आप जैसे लोगों से गलत लोग एक्सपोज होते हैं, लेकिन कभी कभी गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा बस इतना कहना है, और मैं इस बात पर, मतलब आसाराम को घुन मान रही हैं? एक सेकंड भाई, मेरे को बात पूरी तो करने दो, आप मेरे को बात तो पूरी करने दो। गेहूं कौन है, घुन कौन है, ये तय कर लीजिए, उसके बाद आगे। नहीं, पहले आपके प्रश्न का उत्तर। पहले आप तय करिए। चूज नहीं चलेगा। आप देखिए, आपके 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न का उत्तर। क्योंकि आपने मुहावरा बताया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गेहूं कौन, घुन कौन? अंजुम, नहीं, प्रश्न मैं सक्षम हूँ। चलिए, शंकराचार्य जी, मैं सक्षम हूँ, सक्षम। हाँ, ठीक है, आप बोलिएगा। ऐसा है अंजुम जी, आपने पहले ये कहा कि जो उनके डिफेंस काउंसिल ने जो भी एलिगेशंस लगाया, जो हमारी बैठी हुई पैनलिस्ट भी कह रही हैं, ये कोर्ट रूम में आपको भी पता है कि सच उगलवाने के लिए वो किस हद तक काउंसिल्स एक दूसरे पर छीटा कसी करते हैं। सच नहीं,
speaking, she should not intervene. I did not intervene when she was speaking. नहीं, लेकिन आप मैं डर रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं डरूंगा आप बार बार चिल्लाने के बल पे, चिल्लाने के बल पे, सिर्फ चिल्लाने के बल पे, देखिए वो वकील है, अपनी वकालत का यहाँ पर दर्शा रही है, वो वकील है, वो अपनी वकालत का यहाँ मजमून पेश कर रही है। नहीं, वो वकील है, वो अपनी वकालत का मजमून पेश कर रही है। कोर्ट के अंदर कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष के वकीलों को बोलने का उनका लेकिन आप उस लड़की के बारे में अगर ऐसी बात करते हैं, महिला के नाते कम से कम निंदा करिए आप, नहीं तो आप कहिए क्या आंख मूंद के आप आसाराम के साथ हैं, फिर आप ये डबल पोस्टिंग नहीं हो सकती। इंदिरा जी, आप कहते हैं आसाराम के साथ नहीं है, लेकिन आसाराम के वकील की तरफ से या आसाराम के बेटे की तरफ से या परिवार की तरफ से उस लड़की पर ऐसे संगीन छिटा कसी हुई और आप उसकी भी बचाव में आप प्रश्न को डाइल्यूट करके उगलवाना चाहते हैं। चलिए स्वामी जी, एक नहीं, ऐसा सिर्फ आप ही बोलेंगे तो नहीं होगा ना, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। महिला का जो प्रश्न है, यदि ऐसा हुआ है तो यदि की बात ही नहीं है, छपा हुआ अखबार नहीं पढ़ती आप? नहीं, अखबार की बातें न्यायालय में तय होंगी। अच्छा, चलिए तो मैंने मान लिया कि आपने तय कर रखा है कि आसाराम की तरफ से हम तो उसके बाद स्वामी जी ये बताइए, एक मिनट इनसे भी और आपके पास आऊंगा, ये बताइए कि जिस ढंग से आरोप के जवाब में बचाव में उस लड़की पर जो छीटा कसी की गई, आप उसको सही मानते हैं? मुझे लगता है महिला होकर बचाव कर रहे हैं। एक मिनट दूसरों को प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज इंदिरा जी उनको बोलने दीजिए। आप फिर बोलिएगा, आपके पास आएंगे, आपके पास हम आएंगे। पूछिए कि उसने ऐसा क्यों बोला। आप एक लाइन बोलिए मैं निंदा करती हूँ, आप बोलिए कि अगर ऐसा बोला गया मैं निंदा करती हूँ, तौबा करती हूँ, ये शर्मनाक बयान। आप एक लाइन बोलिए। किसी भी जो व्यक्ति इवन आरोपी है उसके भी बारे में या जो पीड़िता है किसी के भी बारे में चरित्र का हनन करना गलत है। बस चलिए, शर्मनाक। लेकिन ये फिर बदतमीजी। एक मिनट स्वामी, एक मिनट आप दूसरों को बोल। इंदिरा जी प्लीज दूसरों को बोलिए। जी बिल्कुल, दूसरे जी अपनी तरफ से नहीं बोलता है। इंदिरा जी ये बहुत ही गलत बात है, हमें इसको टॉलरेट नहीं करना। ऐसे आप किसी वकील सामने नहीं हो सकती वकील के लिए। देखिए, पहली बात, ये जो बयान दिया गया ये भरे मीडिया में दिया गया, और ये बयान 28 तारीख को नारायण साईं ने दिया कि वो लड़की 2.5 घंटे नहाने में लगाती है। आप एक बच्ची के बारे में ऐसा शर्मनाक बयान दे रहे हो, आप उसके नहाने को ऑब्जर्व करते हो। उसके बाद उनके डिफेंस काउंसिल 17 तारीख को और नारायण साईं हर चैनल पे जा जाके 17 तारीख को बयान देते हैं वो लड़की पागल है, उसको अट्रैक्ट होने की बीमारी है। आप एक न्यायालय का तो सम्मान करिए, एक बच्ची के बारे में आप उसके कैरेक्टराइजेशन करे जा रहे हैं, उसको समाज में जो दोबारा स्थापित होने की प्रक्रिया जो जुनाइल जस्टिस एक्ट में दी है, आप उसका लगातार वायोलेशन करे जा रहे हैं सिर्फ एक मात्र केस के लिए। और दूसरी बात, अभी जो उनके प्रवर्तक है, अब ये अभयवर्तक जी, उन्होंने कहा मैं आश्रम में गया, मैं उन महिलाओं से मिला जो वहां रह रही है। मैंने कहा आप उनसे मिलिए जो आरोप लगाते हैं कि उनके बच्चों को आश्रम में बंधक बना के रखा है। आप उन लोगों से जाकर मिले जो कहते हैं उनकी जमीन कब्जा ली है। आप उन लोगों से जाकर मिले जो कहते हैं हमारे बच्चों की बलि चढ़ा दी गई तंत्र मंत्र के नाम पर। इसमें आप मुझे उन लोगों कुछ से कहना क्यों मिले जाके? आप उनके आश्रम की एक तरफा बात करे जा रहे हैं। इसमें मुझे कुछ कहना है। नहीं, बहुत बड़े आरोप आपने लगाए, इसमें मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। बलि दी गई या नहीं दी गई, आप उस कमीशन में क्यों नहीं गए? आप उन बच्चों उनके माँ बाप के पास क्यों नहीं गए जिनके बच्चों को बंधक बना के रखा हुआ है? उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जवाब देने दीजिए। अभय जी, आपने कहा कि आप, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जो आश्रम में गए ये सनातन सभा के खर्चे पर गए? बहुत साफ कोई से जानना चाहूंगा कि या आसाराम के आश्रम या नारायण साईं के खर्चे पर गए? स्वयं संस्था के, मेरे सनातन संस्था के खर्चे पे गया मैं। चलिए, तो एक चीज और बोलेंगे कि मैंने खर्चा किया खुद का। एक चीज और बताएं, जो इन्होंने आरोप लगाया कि आप आश्रम में जाकर जब ऐसी जगह पे होता है ना, जो विजिट होता है, तो आपको ऐसे ही लोगों से मिलाया जाता है जो उनके पक्ष में आंसू बहाएं और उनके पक्ष की बात करें। जहां ये कह रहे हैं गौतम जी कि आपको उस लड़की के घर नहीं जाना चाहते। एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, आप सुनिए अजीत रंजन जी। जिस लड़की ने आरोप लगाया उस लड़की के घर क्यों नहीं गए, मैं ये आपसे पूछता हूं। अजीत अंजुम जी, मैंने एक तो पहला आपका आरोप है कि उन्हीं लड़कियों से मिलाया जाता है, वो नहीं, मैं आश्रम में जो भी आदमी दिखता था मैं उसको बुला लेता था कि मेरा क्या कहना है मुझे बताइए। लड़की के घर क्यों नहीं गए? वो मिलने नहीं के लिए हमने उससे भी मिलने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आप उस लड़की के घर क्यों नहीं गए?
हाँ, उसके लड़की के घर पे भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन उसमें क्या हो गया, लोगों ने बताया, उनके जलड वाले, बाद में मीडिया बोलेगी कि इनके देखिए आज बापूजी के समर्थक जाते थे, उन्होंने जाके धमकाया। ऐसा ही नहीं हो जाए, इसके लिए हम वहाँ पे मिलने का प्रयास नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है कि जो यहाँ पे धर्माचार्य बैठे, उन्होंने आरोप लगाया कि बापूजी के खिलाफ में वहाँ पे हमने देखा। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे, कुछ तथ्यों के आधार पे चर्चा करेंगे, कि अगर तथ्य नहीं रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि हर एक के मन में आएगा, वो आरोप लगाते चला जाएगा। तो जैसे भी मीडिया में हम 2 दिन से 3 दिन से दिख रहे हैं, पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं, वो तथ्य है। बाकी जो भी बोलते हैं आपके विरोध में वो सब तथ्यहीन है। चलिए हम आपके तथ्यों की बात करेंगे और उन तथ्यों की भी बात करेंगे जिसके आधार पर आसाराम की 3 बार जमानत रद्द हुई और जिसके आधार पर पुलिस ने आसाराम के खिलाफ तमाम सबूतों का पुलिंदा अदालत में दिया। उस तथ्य पर भी बात होनी चाहिए ब्रेक के बाद। और स्वामी जी, मैं आपका गुनाहगार हूं, इस ब्रेक के पहले आपको बोलने का मौका नहीं मिला। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, क्योंकि इंदिरा जी डोमिनेट करती है। मैं बगल में हूं, डरता भी हूं कई बार, लेकिन ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। ब्रेक के बाद मां शक्ति से वैसे भी डरना चाहिए। आसाराम, अभी तुरंत खबर आई है कि आसाराम की जमानत की याचिका खारिज हो गई। लीजिए बुरी खबर, जो लोग आसाराम का बचाव कर रहे हैं उनके लिए। आसाराम की जमानत की याचिका खारिज हो गई है। जोधपुर अदालत से आसाराम की जमानत की याचिका खारिज हो गई है। 3 बार निचली अदालत ने पहले उनकी जमानत की याचिका खारिज की। 14 दिनों के लिए 3 बार उन्हें जेल भेजा गया न्यायिक हिरासत में, और अभी उनकी जमानत की याचिका खारिज हो गई। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, आसाराम की, संत आसाराम, परम पूजनीय आदरणीय प्रातः स्मरणीय आसाराम की जमानत की याचिका खारिज हो गई है। और यह जमानत की याचिका अदालत ने खारिज की। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं, लगातार मीडिया ट्रायल की बात करते हैं, लगातार ये बात करते हैं कि आप एक तरफा खबर दिखा रहे हैं, आप आसाराम के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, आप आसाराम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अभी अदालत ने जो फैसला सुनाया है, जमानत की याचिका खारिज करने का फैसला अदालत का है, इसमें न तो मीडिया की कोई भूमिका है, न न्यूज 24 की, न मेरी, लेकिन हाँ अदालत की का फैसला है, इसका हम सम्मान करते हैं। इंदिरा जी बैठे कुछ संतों जी, ना यहाँ बैठे इंदिरा जी, अभी आप बहुत गुस्से में लगातार हमें एक्यूज कर रही थी। हम तुरंत जानना चाहते हैं, फैसला अदालत से आया, खुश हैं, दुखी हैं और मानती हैं कि अदालत अगर 3 बार निचली अदालत और 1 बार ऊपरी अदालत, 4 बार याचिका खारिज करने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है सारे आरोप तथ्य भी ने, जैसा अभी अभय वर्तक भी बोल रहे थे? जी, मैं शुरू से एक ही स्टैंड पे हूँ कि अदालत सक्षम है, हमें उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का और यहाँ कोर्ट रूम बैठाने का कोई मकसद नहीं है। अदालत ने पाया। एक मिनट रोक लो। धीरज भटनागर हमारे संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ। धीरज भटनागर, क्या खबर है जोधपुर से? धीरज भटनागर कोर्ट में मौजूद है। धीरज भटनागर, क्या जिरा हुई, जेठमलानी ने क्या कहा और कैसे उनकी याचिका खारिज हुई? धीरज जी, जिस तरीके से राम जेठमलानी यहाँ पर ये लगातार कहते आ रहे थे कि ये पूरी की पूरी एफआईआर गलत है, ये केस ही गलत है, लड़की को इल्यूजन्स होते हैं और कई आरोप लगाए गए, लेकिन जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन ने ये कहा है कि सारे एविडेंसेस यहाँ पर है, और सबसे अहम बात जो कल न्यूज 24 में दिखाई थी कि शिल्पी ने पुलिस की कस्टडी में उन सब चीजों का कबूल कर दिया है जो एफआईआर में है, और वही एक सबसे बड़ा प्रोसिक्यूशन के पास था दलील, जिसको सुनने के बाद ऑनरेबल जज ने कहा कि एट दिस स्टेज ये खारिज की जाती है। चलिए, बहुत बड़ी खबर जोधपुर से। धीरज, आप हमारे साथ बने रहे। धीरज भटनागर जोधपुर से हमें खबर दे रहे थे, आसाराम की जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है 3 बार निचली अदालत से और अब ऊपरी अदालत से। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत की याचिका खारिज कर दी है। आसाराम फिर जेल में रहेंगे। अब देखना होगा अब उनके पास क्या विकल्प है। यह माना जाए कि हाईकोर्ट से जमानत की याचिका खारिज होने के बाद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, लेकिन क्या इसके साथ यह नहीं माना जाए कि आसाराम के खिलाफ पर्याप्त सबूत है? हमारे साथ मुंबई से मौजूद है अभय वर्तक। अभय वर्तक, आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि हम सब लोग तथ्यहीन बातें करते हैं और मीडिया में लगातार आसाराम के खिलाफ तथ्यहीन कैंपेन चला रहे हैं। आपसे सवाल पूछता हूं, 3 बार निचली अदालत और अब राजस्थान हाईकोर्ट, क्या आप मानेंगे कि आसाराम के खिलाफ सबूत हैं जिसकी बिना पर आसाराम की जमानत याचिका खारिज की गई है? मुझे तो एक लगता है कि इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज हमने देखनी चाहिए कि आप भी न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम भी न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, ना आपके कहने पे लिया है या ना हमारे कहने के ऊपर लिया है, तो हमने सुन लिया कि वहाँ पे उनको जमानत का मतलब नकार दिया गया है। न्यायालय ने भी कुछ सोचा होगा। इसमें हमें सुख होता है या दुख होता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह महत्वपूर्ण है कि बापूजी की जिस प्रकार से बदनामी की जा रही है, इस फैसले के आगे जैसे कि आपने दिखाया, उनके जितने भी
फाइव स्टार है, 1000 लड़कियों ने आत्महत्या की, बापूजी ने आंखों की खेती लगाई। नहीं, मेरा पूरा कहना सुन लीजिए। अजीत अंजुम जी, आज इस देश में हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पूरा देश बापू कहता है। माफ करिए, आसाराम जिनकी 4 बार अदालत से याचिका खारिज हो चुकी, आसाराम जिन पर तमाम संगीन मामले हैं, आसाराम जिनके दर्जनों आश्रमों को बुलडोज कर दिया गया, बापूजी का कहना है, ये देखिए बापूजी का, शहरों में अगर बापू गांधी जी बापूजी के बारे में कह रहे हैं तो आज की सरकार ने सबसे बड़ा अपमान वहाँ पे कर रहा है। बापू मत कहिए, आज से कम हम नहीं कर रहे, हमारी सरकार कर रही है। बापूजी का बात छोड़ दीजिए। मैं जिस स्टेट में रहता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। अभय वर्तक जी, वहाँ की सरकार आज यहाँ पे 93 से पूरे देश का 93% लिकर महाराष्ट्र से जाता है। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वो स्वयं बापूजी की हत्या कर रहे हैं। वहाँ पे बापू गांधी जी के साथ वहाँ पे दोनों से कोई संबंध नहीं है। सरकार पे चले जा रहे हैं। अभय वर्तक जी, अब तो कम से कम एक संकल्प लीजिए कि आसाराम नहीं, आपने गांधी, मैंने तो बापूजी कहा, आपने बापूजी के ऊपर इतना सारा बवाल मचा दिया, मुझे समझ में नहीं आया। आज भी बापू कहना और संत कहना अपमान नहीं है। ये बापू कैसे कर सकते हैं आप लगातार आसाराम बापू बापू बापू? अभय वर्तक जी हमारे साथ कई बार बैठे हैं और कई बार मीडिया में आए हैं। अभय वर्तक जी को मैंने कई बार ये चीज कही कि अभय वर्तक जी, जो बात आपको कहनी वो आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। पहले भी मैंने ये कहा है, जिस व्यक्ति में वो व्यक्तित्व नहीं है, जिस व्यक्तित्व के लिए उसको पद से विभूषित किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को साधारण व्यक्ति की तरह भी नहीं माना जाएगा अगर वो किसी प्रकार का आरोपी है। रही बात, आपने पहले कहा गेहूं के साथ घुन पिसता है क्या? ये सही है, गेहूं के साथ हम जैसे घुन पिसे हैं। घुन का तात्पर्य यही है कि हम जैसे संतों का अपमान निरंतर होता रहा, 1 महीने से हो रहा है। अब रही बात, जो फैसला आया है बिल्कुल सही है। जब वो अपने आप को भगवान कहते थे आसाराम, तो आज ईश्वर ने दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी क्षमता क्या है। उनको लाके सही जगह साबित किया है। और ऐसे ही होना चाहिए संतों के साथ, जो पाप ऐसा करे। जो संतों नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि संत, इसलिए कहा क्योंकि संत अगर ऐसा कर रहा है तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। साधारण व्यक्ति के साथ तो चाहे जो हो, लेकिन संत है अगर छवि का, तो उसके साथ ऐसा।